हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव शिक्षा। तो लेट अस स्टार्ट टुडेस वीडियो। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा में। तो जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 11th फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर जो कि था आपका फिजिकल वर्ल्ड, उसको हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर 2 जो कि है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आज की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा जो कि हमें मोटिवेट कर रहे हैं और हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं कुछ बच्चों के इसमें नाम भी लेना चाहूँगा, जिसमें फर्स्ट हैं आपके विजय जायसवाल, थैंक यू वेरी मच। सुरेंद्र यादव, कमालुद्दीन अंसारी, तो थैंक यू आप लोगों को जो कि हमें मोटिवेट कर रहे हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप भी हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे, आप इनोवेटिव शिक्षा के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते रहेंगे। तो थैंक यू ऑल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। तो आज हम चैप्टर 2 जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। तो कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम आज डिस्कस करेंगे उनको देख लेते हैं पहले, उसके बाद से हम एक एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हम सीखने वाले हैं इसमें वो आपका यही रहने वाला है कि पहले तो यूनिट होता क्या है। ठीक है, तो हम इसमें एक इंट्रो देंगे, इसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपको यूनिट जो है वो होता क्या है। ठीक है, इसमें हमें यूनिट की क्या ज़रूरत पड़ती है, यूनिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। और साथ में ही हम कुछ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम एक तरह से आप ये देखेंगे कि आप यूनिट होता क्या है, फिर कितने टाइप की यूनिट होती हैं। उसमें आपको ये पता चलेगा कि कुछ यूनिट्स को हम बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, कुछ को हम डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। दोनों के कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो जब आप यूनिट्स के बारे में जान जाएंगे, फिर हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे कि आपका लेंथ, मास, टाइम, इसको मेज़र कैसे करते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसका रेंज क्या होता है, इनके बारे में भी हम इसी चैप्टर के अंदर सीखेंगे। तो जब आप इन सारी चीज़ों के बारे में सीख जाएंगे, उसके बाद से हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का यूज़ करेंगे जो कि है आपका एक्यूरेसी, प्रिसीजन। तो इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि जब आप मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें कुछ टाइप के एरर्स उसमें आते हैं। तो वो एरर्स होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उन एरर्स को हम रिजॉल्व कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसी टॉपिक्स के अंदर या फिर इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। साथ में कुछ मैथमेटिकल टूल्स के बारे में भी हम स्टडी करेंगे, जैसे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो आपका है डायमेंशन एनालिसिस। तो हम एक तरह से फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन कैसे निकालते हैं ये भी इसमें सीखने वाले हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला भी डिराइव करेंगे। ठीक है, डायमेंशन का इस्तेमाल करते हुए कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे, और इस पे बेस्ड आपका हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका ये बोलिए कि ये जो चैप्टर है इसमें ये वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं, जिसके बारे में हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन और जानने की कोशिश करते हैं कि आपका यूनिट होता क्या है। तो देखिए, जब भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट लेते हैं तो उस मेजरमेंट लेने से पहले हमारे पास कुछ ना कुछ एक टाइप का रेफरेंस या फिर स्टैंडर्ड रहता है। हम क्या करते हैं, उसी स्टैंडर्ड्स या फिर उसी रेफरेंस से अपनी फिजिकल क्वांटिटी को एक तरह से हम कंपेयर करते हैं और उसके बाद से हम उसका मेजरमेंट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपको एक आयरन रॉड दे दिया गया है। ठीक है, अब इस आयरन रॉड को आपको मेजरमेंट करना है, तो आप कैसे मेजर करते हैं, आपके पास स्केल होता है। ठीक है, आप उस स्केल को लेते हैं, और ये स्केल है क्या, ये टाइप का एक तरह से रेफरेंस स्टैंडर्ड है जिसको पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है, और अब इसी स्केल का यूज़ करके आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए आपका मेजरमेंट करने के बाद ये निकल के आया कि इसका जो मेजरमेंट है वो आपका 5 मीटर है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक आर्बिट्रेरली चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड होना चाहिए, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। यानी आप जैसे कि अभी हमने लेंथ का एग्जांपल दिया कि अगर आपको किसी रॉड का लेंथ मेजर करना है तो आपके पास एक स्टैंडर्ड है जो कि मीटर स्केल, उसी मीटर स्केल का इस्तेमाल करके हम बहुत आसानी से किसी भी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको मास मेजर करना है तो आपके पास एक मास का स्टैंडर्ड होता है।
ठीक है। तो अब उसका इस्तेमाल करके आप बहुत आसानी से मास को मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली टाइम को भी मेजर किया जा सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हमको मेजर करना होता है तो उसके लिए हमारे पास एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है। उसी रेफरेंस स्टैंडर्ड से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं अपनी चीज़ को, और उसके बाद से ही हम उसमें मेजरमेंट ले लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यूनिट होता क्या है। तो यूनिट जो है बेसिकली एक टाइप का आर्बिट्रली चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है, जिसको कि हम यूनिट बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप मेजर करते हैं तो उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो आप देखिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे अभी इस केस में हमने लेंथ का एग्जांपल दिया था, तो जब भी आप लिखते हैं तो जैसे आपने लिखा कि 5 मीटर, तो इसमें देखेंगे कि आप इसमें आपको दो चीज़ें दिखाई देगी। एक तो आपका होता है नंबर, ठीक है, ये आपका जो 5 है इसमें नंबर है, और इसके साथ में क्या आता है, इसके साथ में आएगा उसका यूनिट। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट जो है उसके लिए हमारे पास एटलीस्ट दो चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, एक तो नंबर होना चाहिए यानी उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और साथ में उसका यूनिट होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे कि इस केस में हमारा 5 मीटर हो गया। ऐसे ही मान लीजिए कोई आप मास मेजर कर रहे हैं, जो कि मेजर करने के बाद ऐसे आ गया 2 किलोग्राम। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो 2 है वो आपका एक क्या है, एक तरह से नंबर हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और किलोग्राम क्या बता रहा है, उस फिजिकल क्वांटिटी का एक तरह से यूनिट बता रहा है। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको मेजर करना है, उसको एक्सप्रेस करना है, तो हमारे पास उसका नंबर होना चाहिए यानी मैग्नीट्यूड होना चाहिए, साथ में एक यूनिट होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई कि यूनिट क्या होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए, अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि आपके यूनिट कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ यूनिट के बारे में देखेंगे। तो इसमें हम यूनिट को दो तरीके से डिवाइड करने वाले हैं। कौन कौन से यूनिट्स, एक को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट और दूसरे को बोला जाता है डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट क्या होता है और डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, हमने क्या किया है, यूनिट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब फंडामेंटल या फिर बेस यूनिट जिनको बोला जाता है वो क्या होते हैं। देखिए, कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको कि फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटी बोला गया है। अब उन क्वांटिटीज़ का जो यूनिट होता है, उन क्वांटिटीज़ के यूनिट को ही हम फंडामेंटल और बेस यूनिट्स बोल देते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है 7 बेस यूनिट या फिर फंडामेंटल यूनिट हैं, और वो किसके यूनिट हैं, वो जो हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि जिसको कि हमने एक तरह से बेस यूनिट या फिर बेस क्वांटिटी माना है, उसी के यूनिट को ही हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल और बेस यूनिट। एग्जांपल के तौर पे आपके पास लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये जो हैं आपके सातों के सातों क्या हैं, एक तरह से फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ हैं, और इसी फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। फॉर एग्जांपल आपका लेंथ का यूनिट हो जाएगा मीटर, मास का यूनिट हो जाएगा किलोग्राम, टाइम का हो जाएगा सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का हो जाएगा एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का हो जाएगा केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम यूज़ करते हैं मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। तो ये जो है हमारे क्या हो जाएंगे, फंडामेंटल और बेस यूनिट्स हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा जितने भी यूनिट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो अभी 7 हमने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ा, उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के मदद से हम कोई भी यूनिट एक तरह से डिराइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कि आपको यूनिट ऑफ एरिया, एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अगर आप इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया कैसे निकालते हैं, आप एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो आपको पता है कि लेंथ जो है उसका यूनिट क्या होता है, मीटर, और ब्रेड्थ इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। तो इस तरह से आपको एरिया जो है उसका यूनिट क्या निकल गया, मीटर स्क्वायर। तो इससे हमें ये सीखने को मिला कि लेंथ जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमने बेस क्वांटिटी एज्यूम कर लिया है, उसके हेल्प से हम एरिया का यूनिट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये जो एरिया है वो एक तरह से आपकी क्या बन गई, एक तरह से डिराइव यूनिट हो गया, यानी मीटर स्क्वायर जो है वो डिराइव यूनिट हो गया। इसके लिए हमने कोई सेपरेट यूनिट का इस्तेमाल ना करके जो हमारे पास ऑलरेडी बेस क्वांटिटीज़ हैं उनके जो यूनिट्स हैं, जिनको कि हमने बेस यूनिट्स बोला है, फंडामेंटल यूनिट बोला है, उसी से ही हम डिराइव कर लेते हैं। इसीलिए इन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आपको अगर वॉल्यूम का यूनिट निकालना है तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे जो फिगर दिया है इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करते हैं, लेंथ
इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ऐसे करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि लेंथ का यूनिट होता है मीटर, ब्रेड्थ का भी यूनिट हो गया मीटर, और हाइट का भी यूनिट हो गया मीटर। इस तरह से आप वॉल्यूम का बहुत आसानी से मीटर क्यूब यूनिट निकाल सकते हैं। तो मीटर क्यूब जो है वो आपका वॉल्यूम का यूनिट हो गया, जो कि एक क्या है, एक डिराइव यूनिट है। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका हम फिजिकल क्वांटिटी जो भी हैं उनको बेस क्वांटिटी के मदद से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, जैसे आपका मोमेंटम हो गया, वेलोसिटी हो गया, तो जितने भी आप फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे इन सातों के अलावा वो सब के सब क्या हो जाएंगे, वो आपके डिराइव्ड यूनिट्स के पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो तरीके के यूनिट देखा, एक तो देखा हमने फंडामेंटल या फिर बेस यूनिट, और दूसरा हमने देखा डिराइव्ड यूनिट। अब इस फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट जो भी है आपका, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, इसका जो कंप्लीट सेट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, यानी हमने फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, इसका जो एक तरह से सेट बना, इसी को हम क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। आपको बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो बहुत ही रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट जो कंट्रीज थी या फिर कॉन्टिनेंट्स थे, वो लोग क्या कर रहे थे, वो डिफरेंट टाइप की एक तरह से यूनिट्स का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो हुआ क्या, ये डिफरेंट जो कंट्रीज थी वो आपस में एक तरह से अपनी एक लोकल या फिर एक तरह से रीजनल लेवल पे डिफरेंट टाइप की यूनिट इस्तेमाल करती थी। तो पहले हम उसके बारे में देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि एसआई सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो पहले चलिए ये देख लेते हैं कि आपका कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है जिनका यूज़ किया जाता था। ठीक है, इवन आज भी कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, तो जो तीन मेन सिस्टम जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं वो है आपका सीजीएस सिस्टम, नेक्स्ट है आपका एफपीएस या फिर जिसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, और नेक्स्ट है आपका एमकेएस सिस्टम। तो ये जो तीन सिस्टम हैं इनका बहुत ही रिसेंटली इस तरह से इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल कम हो गया है। अब हम मेनली एसआई यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं क्योंकि जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये जो डिफरेंट सिस्टम हैं वो कौन कौन से एक तरह से यूनिट का इस्तेमाल करते हैं टू मेजर दी लेंथ, मास एंड टाइम। यानी ये लोग क्या करते थे, लेंथ, मास और टाइम को मेज़र करने के लिए अपने हिसाब से इन्होंने यूनिट डिसाइड कर रखा था और उसी को ही ये अपने कंट्री के अंदर ये लोग यूज़ करते थे। अब सीजीएस सिस्टम के अंदर देख लेते हैं कि सीजीएस सिस्टम जो है उसके अंतर्गत लेंथ का जो यूनिट होता है वो होता है आपका सेंटीमीटर, मास का जो यूनिट होता है वो होता है ग्राम, और टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है सेकेंड। यानी सीजीएस सिस्टम में हमने ये देखा कि लेंथ के लिए हम सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे, मास के लिए ग्राम का यूज़ करेंगे, और टाइम के लिए सेकेंड का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो ब्रिटिश सिस्टम या फिर एफपीएस सिस्टम है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें लेंथ के लिए ये लोग फुट का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और नेक्स्ट जो है मास, उसमें पाउंड का इस्तेमाल किया जाता था, और नेक्स्ट जो टाइम है उसके लिए सेकंड का इस्तेमाल करते थे। इस तरह से हमने देखा कि लेंथ के लिए फुट हो गया, और मास के लिए पाउंड हो गया, और टाइम के लिए सेकंड हो गया। इस तरह से ये डिफरेंट यूनिट का इस्तेमाल करते थे। और फाइनली है एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम में भी देख लेते हैं कि देखिए अब एमकेएस सिस्टम क्या था, इसमें लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर का इस्तेमाल किया जाता था, मास को इस्तेमाल करने के लिए या फिर मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल किया जाता था, ऐसे ही टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड का इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरह से हमने तीनों यूनिट्स के बारे में देख लिया कि किस यूनिट में या फिर किस सिस्टम में किस तरह के यूनिट का इस्तेमाल किया जाता था टू मेजर लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये अलग अलग जब सिस्टम इस्तेमाल होता था तो इससे कई बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आई होती थी, कई बार कंट्रोवर्सी भी हो जाता था। आपको पता है कि आजकल इतना फास्ट ट्रेड और कम्युनिकेशन हो गया है, इतना ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तो इस टाइम पे अगर हम अलग अलग सिस्टम का यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रेड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स या फिर एक तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, जिसको एसआई सिस्टम भी बोला जाता है। उसके अंतर्गत हमने कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ को एक तरह से फिक्स कर दिया है और उनके यूनिट्स को फिक्स कर दिया है, और सभी कंट्री जो हैं उसको वैसे ही फॉलो करती हैं। इससे क्या होता है कि आपको कोई कंट्रोवर्सी होने के चांसेस कम हो जाती हैं। ठीक है, तो उसमें किया गया था 1971 के अंदर इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर ने एक तरह से एक सिस्टम को अडॉप्ट किया था
जिसको रिसेंटली 2018 के अंदर जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर ने एक तरह से थोड़ा सा रिवाइज भी किया है। उसके अंतर्गत एक तरह से 7 सिस्टम को या फिर 7 क्वांटिटीज़ को एक तरह से बेस यूनिट या फिर एक तरह से उनके जो यूनिट है उनको एसआई सिस्टम भी बोल दिया गया। ठीक है, तो एसआई सिस्टम जो है वो एक तरह से आप ये देखेंगे कि एक फ्रेंच वर्ड्स है जो कि बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ठीक है, और जिसका इंग्लिश वर्जन है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यानी इसको इन्होंने 1971 के अंदर फिक्स किया और रिसेंटली 2018 के अंदर इसको रिवाइज किया गया है और इसी यूनिट का हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। इवन हम जो फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में आप लोग जो न्यूमेरिकल वगैरह भी सॉल्व करेंगे तो मोस्टली आप देखेंगे जो बुक्स होती हैं वो भी एसआई सिस्टम को ही फॉलो करती हैं और हम भी अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी ज़्यादातर एसआई सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि एसआई सिस्टम में कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज़ आती हैं और उसके क्या क्या यूनिट और क्या क्या सिंबल्स हैं, क्योंकि इनका बहुत ही फ्रीक्वेंटली हम आगे यूज़ करने वाले हैं। तो अगर हम इसको अभी सीख लेते हैं तो आगे चल करके हमारे लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि हम फर्स्ट टाइम, तो टाइम को एक तरह से मेज़र करने के लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो है आपका सेकेंड, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका लेंथ, जिसको कि यूनिट है उसका मीटर और इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली आपका मास, जिसका यूनिट है आपका किलोग्राम और इसमें हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही आपका इलेक्ट्रिक करंट है जिसका यूनिट है आपका एम्पियर, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। ऐसे ही नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जिसको कि हम यूनिट का इस्तेमाल करते हैं केल्विन और इसका सिंबल क्या है कैपिटल के। तो थोड़ा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि नॉर्मली हम लोग डिग्री सेल्सियस का यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर या जो टेम्परेचर है उसका यूनिट डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऐसा नहीं है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एसआई यूनिट है वो होता है केल्विन। ठीक है, उसके अलावा और भी यूनिट्स होती हैं टेम्परेचर का, जैसे आप फ़ारेनहाइट का भी यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस का भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपसे एसआई सिस्टम के में बात किया जाए तो उसमें जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का यूनिट होता है वो होता है केल्विन, ना कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट होता है मोल और इसका सिंबल होता है मोल, MOL। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट है कैंडेला, जिसको हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हमने 7 बेस क्वांटिटीज़ को देख लिया और उसके यूनिट्स को देख लिया, साथ में हमने सिंबल्स को भी जान लिया कि कौन कौन से सिंबल्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको बहुत फ्रिक्वेंटली इनको यूज़ करना है। तो अगर आप इसको अभी सीख जाएंगे, 1-2 बार इसको आप लर्न करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये लर्न हो जाएगा और आप इसको जब यूज़ करेंगे तो आपको ऐसे रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 2 बार 4 बार आप यूज़ करेंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे और आपको दिमाग में ये फिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको साइंस और फिजिक्स को समझना है, ना कि रटना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ मैथमेटिकल टूल्स की हम बात करने वाले हैं कि एसआई प्रीफिक्स कन्वर्जेंस क्या होता है। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि ये जो हम यूनिट अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, उसमें हम डायरेक्टली यूनिट का इस्तेमाल तो करते ही करते हैं, साथ में जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे लेंथ का जो यूनिट है वो अभी हमने क्या पढ़ा, मीटर, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मीटर न दे करके कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे किलोमीटर दे देगा, है ना, मिलीमीटर दे देगा, सेंटीमीटर दे देगा। तो इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, यानी एक तरह से बेस यूनिट में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए हम एसआई प्रीफिक्सेस का अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए भी हम देख लेते हैं कि कुछ मल्टीपल देख लेते हैं और कुछ सब मल्टीपल्स भी देख लेते हैं। ठीक है, कि कौन से हम 10 टू द पावर के फॉर्म में हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम्पल हम एक तरह से लेंथ का ले लेते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो लेंथ का हमारे पास यूनिट क्या है, मीटर। ओके, तो देखिए अब बेस यूनिट हो गया इसका मीटर, जो कि 10 टू द पावर 0 है। अब आप इसको जब किलोमीटर बोलेंगे, यानी जो किलो होता है वो क्या होता है, वो 10 टू द पावर 3 का होता है। ठीक है, तो जब आप किलोमीटर बोल देंगे इसका मतलब क्या हो गया, 10 टू द पावर 3 मीटर। समझ में आ गई बात। ऐसे ही नेक्स्ट जो है, इससे बड़ी यूनिट जो है वो मेगा है, जिसको कि कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है और जिसकी वैल्यू 10 टू द पावर 6 होती है। तो जहाँ भी आपको मेगा वर्ड दिख जाए इसका मतलब क्या है, वो 10 टू द पावर 6 है। ओके, और इससे भी बड़ी यूनिट होती है जिसको आप गीगा या फिर कोई जीगा भी पढ़ते हैं, तो गीगा एक यूनिट है। ठीक है, तो जिसकी जो पावर होती है वो होती है 10 टू द पावर 9। तो इस तरह से हमने कुछ मल्टीपल ऑफ यूनिट देखा, जिसमें हमने किलो देखा। तो किलो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, किलो के लिए हम यूज़ करेंगे 10 टू द पावर 3, और इससे जो बड़ी यूनिट है मेगा, उसके लिए यूज़ किया जाता है 10 टू द पावर 6, और जो गीगा है उसके लिए यूज़ करते हैं हम क्या, 10 टू द पावर 9।
तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब कुछ सब मल्टीपल्स भी देख लेते हैं, यानी कुछ छोटे यूनिट्स भी देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डेसी, तो जब आपसे डेसी बोला जाए तो 10⁻⁻1, ठीक है। सेंटी जब बोला जाए तो 10⁻⁻2। सिमिलरली जब मिली बोला जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा 10⁻⁻3। जैसे मान लीजिए आपको मिलीमीटर लिखना है तो इसका मतलब क्या होगा 10⁻⁻3 मीटर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे माइक्रो का यूज़ किया जाता है 10⁻⁻6 के लिए। ओके, ये आपका माइक्रो हो गया। तो अगर माइक्रोमीटर बोला जाएगा तो 10⁻⁻6 मीटर। नेक्स्ट आएगा आपका नैनोमीटर। काफ़ी आप लोगों ने सुना भी होगा। तो नैनो का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो वो ये होता है 10⁻⁹। तो ये आपका नैनो के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे ही आपका पीको, तो पीको के लिए हम यूज़ करते हैं 10⁻12। तो ये आपका पीको जो है वो 10⁻12 होता है। तो ये कुछ कन्वर्जन्स हैं जिनको कि आप याद रखेंगे तो आपको सॉल्व करने में न्यूमेरिकल काफ़ी आसानी होने वाली है। ओके, तो हमने ये चीज़ें सीख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ स्पेशल यूनिट्स के बारे में अब हम जानेंगे कि आपका प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है। ठीक है, तो प्लेन एंगल, जैसे मान लीजिए अगर आपको एंगल मेजर करना है तो उसका यूनिट क्या होता है, एंगल होता क्या है, और सॉलिड एंगल क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है। तो इसको भी देख लेते हैं साथ में। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं कि प्लेन एंगल क्या होता है। यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये नॉर्मल आपको एक एंगल दिख रहा है जिसको हमने डी थीटा अज्यूम किया है। तो हम एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं, जो एंगल है वो डिफाइन होता है, ये रेशियो होता है। किस चीज़ का रेशियो होता है, ये डीएस यानी आर्क, ये आपका आर्क हो गया, और ये रेडियस। ठीक है, यानी जो प्लेन एंगल होता है वो दो चीज़ों का रेशियो होता है। किन किन चीज़ों का, एक तो आपका आर्क का और दूसरा रेडियस का। यानी आर्क अपॉन रेडियस को ही हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे डी थीटा यहाँ पे दिख भी रहा है आपको, डी थीटा इक्वल्स टू डी एस अपॉन आर, और इसका जो यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, रेडियन। ठीक है, यानी प्लेन एंगल का जो यूनिट है उसको बोलेंगे रेडियन, जिसको कि हम RAD रैड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी प्लेन एंगल जो है वो DS अपॉन R हो गया। ठीक है, यानी आर्क अपॉन रेडियस, और इसका जो यूनिट है वो आपका रेडियन हो गया, जो कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं लिखा भी हुआ है, और इसका सिंबल क्या है, रैड, RAD। ओके, तो ये हमने प्लेन एंगल के बारे में सीख लिया। अब आते हैं सॉलिड एंगल के बारे में। सॉलिड एंगल भी सीख लेते हैं कि सॉलिड एंगल क्या होता है। तो देखिए, सॉलिड एंगल भी दो चीज़ों का एक तरह से रेशियो होता है। किन की चीज़ों का रेशियो होगा, तो ये जो है सॉलिड एंगल वो आपका इंटरसेप्टेड एरिया, जिसको कि हमने DA से रिप्रेजेंट किया है, और ये जो रेडियस है इसके स्क्वायर, इन दोनों का एक तरह से रेशियो होता है। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम डी ओमेगा इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो सॉलिड एंगल है इसको बोलेंगे डी ओमेगा इक्वल्स टू DA अपॉन R स्क्वायर। ओके, तो ये आपका यूनिट क्या है होता है इसका, सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है स्टेरेडियन, जिसको हम SR से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गई बात। ओके, तो आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने सीख लिया है। तो चलिए एक बार हल्का सा रिवीजन भी कर लेते हैं कि आज हमने कौन कौन सी चीज़ें सीखी। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि आपका यूनिट क्या होता है। तो यूनिट में हमने देखा कि यूनिट जो है वो बेसिकली एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है। ओके, तो जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में सीखा कि जो यूनिट है वो दो टाइप का होता है, एक होता है फंडामेंटल यूनिट, दूसरा होता है क्या, डिराइव्ड यूनिट। ओके, और हमने कुछ SI सिस्टम और डिफरेंट सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम के भी बारे में भी जाना, जो कि है आपका MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने आज सीखा, और साथ में हमने कुछ कन्वर्जन फार्मूला या फिर SI प्रीफिक्सेस भी देखा, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जाना, जो कि हम फ्यूचर में जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और लास्ट में हमने प्लेन एंगल को कैसे मेजर करते हैं, प्लेन एंगल होता क्या है, उसका यूनिट क्या होता है, ये जाना। फिर आपका सॉलिड एंगल क्या होता है, उसका यूनिट कैसे हम डिफाइन करते हैं, वो हमने सीखा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।